हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज लगभग 2 सालों के बाद मैं वापस से यूट्यूब पे आया हूँ। कई फैमिली प्रॉब्लम्स थी, कई पर्सनल प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। बट एनीवेज द गुड न्यूज़ इज़ अब मैं एक नई ऊर्जा और एक नए मिशन के साथ यूट्यूब पे वापस आ चुका हूँ और अब फिज़िक्स की वीडियोज़ बनेंगी और अपलोड भी होंगी। तो मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड करी थी वो रोटेशनल मोशन में मूवमेंट ऑफ एनर्शिया की वीडियो थी, यानी रोटेशनल मोशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक नई शुरुआत करते हैं, तो एक नया चैप्टर पकड़ा जाए। ये मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कौन सा चैप्टर? सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? SHM। इसमें कई नए कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे। स्प्रिंग से इंट्रोडक्शन होगा, स्प्रिंग फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेके बैठना। सबसे पहले मोशन का एक बेसिक आइडिया तो आप लोगों को होगा ही। मैंने भी काइनेमेटिक्स में मोशन को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो हम अपने अगल बगल अगर ऑब्जेक्ट्स को मोशन में देखें तो मोशन का हम कई तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। जैसे डायमेंशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। वैसे ही इस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है, यहां से कंसेप्ट बनाना शुरू करेंगे। एक खास तरह का मोशन का क्लासिफिकेशन देखते हैं। कभी कभी कुछ ऑब्जेक्ट्स इस तरह से मोशन करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद वो अपने ट्रैक को, यानी जिस रास्ते पे उनका मोशन हो रहा है, उस ट्रैक पे बार बार अपने मोशन का रिपीटिशन करते हैं। जैसे सपोज ये एक फ्रिक्शनलेस सरफेस हो और यहां से आप किसी भी m मास के ऑब्जेक्ट को बस ऐसे छोड़ दें, तो क्या होगा? ये नीचे जाएगा, यहां से फिर इसी हाइट तक चढ़ेगा अगर यहां फ्रिक्शन नहीं है तो। फिर ये वापस आएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां से यहां। तो क्या हो रहा है? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये बार बार अपने ट्रैक में अपने मोशन का रिपीटिशन कर रहा है। इस तरह का अगर मोशन है, इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे सबसे सिंपल एग्जाम्पल है घड़ी। इसमें किसी भी आप सुई को देखें, जैसे जो सेकंड वाली सुई है वो 60 सेकंड के बाद वापस यहीं होगी, फिर अपने ट्रैक का रिपीटिशन करेगी, फिर अपने ट्रैक का रिपीटिशन करेगी। तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद जब कोई पार्टिकल अपने पाथ का, अपने ट्रैक का रिपीटिशन करता है, तो इस तरह के मोशन को पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। जब इस तरह का मोशन होगा, इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे सिंपल पेंडुलम, इसको अगर खींच के यहाँ छोड़ दिया जाए और अगर यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है तो ये भी यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। तो यहाँ से यहाँ का जो टाइम इंटरवल है, उस टाइम इंटरवल के बाद ये बार बार अपने ट्रैक का, अपने मोशन का रिपीटिशन करेगा। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह का मोशन करता है तो टाइम इंटरवल के बाद वो सिर्फ अपने ट्रैक को ही रिपीट नहीं करता, जो फिजिक्स के दूसरे पैरामीटर्स हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो उसकी स्पीड होगी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो उसका एक्सेलरेशन होगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी, उसका भी रिपीटिशन होगा। यानी इस पर्टिकुलर मोशन में अगर यहां पे इसकी कोई भी पर्टिकुलर स्पीड है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, इसकी काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो वापस से जब यहां आएगा तो फिर से उतनी ही काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और जो दूसरे पैरामीटर्स मैंने बोले, सारी वैल्यू फिर से वही अटेंड करेगा। तो इस तरह का अगर मोशन हो रहा है तो फिजिक्स की दुनिया में उसको हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। और जिस पर्टिकुलर टाइम के बाद बार बार वो अपने पथ का रिपीटिशन करता है, उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। और भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन पढ़ा था, 2 तरह का होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक चक्कर लगाने में, एक ये साइकिल कंप्लीट करने में उसे जितना भी टाइम लगेगा, उस पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा? वो अपने ट्रैक को फिर से बार बार
रिपीटिशन होगा उसका। तो इस तरह के मोशन को भी हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। वैसे ही अगर कोई स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग से अगर m मास का ऑब्जेक्ट कनेक्ट करके इसको हल्का सा खींच के या दबाकर छोड़ दिया जाए, हल्का सा खींच के छोड़ दो या हल्का सा दबा के छोड़ दो, तो भी इसका मोशन अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इसका मोशन बार 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 रिपीटिटिव इन नेचर होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिक मोशन। और जो मोशन पीरियोडिक नहीं होगा उसको हम बोलेंगे कि वो नॉन पीरियोडिक है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आपने फेंका, इसने प्रोजेक्टाइल मोशन किया, अब ये यहां आ गया, अब क्या ये वापस यहां आएगा और फिर अपने ट्रैक को रिपीट करेगा? नहीं, यहां टप्पा खाने के बाद आगे कहीं जाएगा। या यहीं से किसी बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे छोड़ दिया जाए तो नीचे टप्पा खाने के बाद क्या होगा, वो यहां तक नहीं आएगा, या हो सकता है कहीं इधर उधर भी चला जाए। तो यहां क्या हो रहा है, यहां अपने पथ का, अपने ट्रैक का कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा। तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन पीरियोडिक मोशन। तो ये क्लियर हो गया आपको कि मोशन के क्लासिफिकेशन में अगर कोई भी पार्टिकल बार बार एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अपने पथ का, अपने ट्रैक का रिपीटिशन करता है और साथ साथ उसके जो फिजिक्स के पैरामीटर्स हैं उनका भी रिपीटिशन होता है, तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। और जो इस तरह का मोशन नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन पीरियोडिक मोशन। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, हार्मोनिक। तो अगली जो हेडिंग है वो है हार्मोनिक मोशन। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला पॉइंट हमें समझना है वो है हार्मोनिक मोशन। ये हार्मोनिक मोशन क्या है? ये कोई नए तरह का मोशन नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, अगर उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, किसका इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, जैसे सपोज कोई ऑब्जेक्ट O पॉइंट, A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में ऐसा मोशन कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा किसी रेफरेंस पॉइंट से मेजर होगा। मान लेते हैं O पॉइंट जो कि मिड पॉइंट है, कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां है और हम ऐसे उसका डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं y, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन हो, किसका, अगर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन फंक्शन हो, किसका, साइन का या फिर कोसाइन यानी कि कॉस का। जैसे अगर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन यानी उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो कुछ ऐसा आता है, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, तो इसके डिस्प्लेसमेंट में क्या दिख रहा है आपको, साइन। तो हम बोल सकते हैं कि ये साइन का फंक्शन है, ये टाइम का भी फंक्शन है, ये साइन का भी फंक्शन है। जैसे y इज इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी, या y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, या y इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6, समथिंग लाइक दैट। अगर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, ये y क्या है, डिस्प्लेसमेंट, अगर उसका इक्वेशन साइन का या फिर कोसाइन का फंक्शन हो, तो होगा क्या, साइन का या कोसाइन का आपको ग्राफ पता होना चाहिए। साइन थीटा का या साइन एक्स का या साइन अल्फा का जो ग्राफ है वो इस तरीके से होता है। ये अपने आप में ही पीरियोडिक है। साइन थीटा का जो ग्राफ है ये पीरियोडिक ग्राफ कहलाता है, या साइन का जो फंक्शन है ये पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। यहां से लेके यहां तक 2 पाई के इंटरवल में जो भी इसका कैरेक्टर है, जो भी इसका नेचर है, इसकी वैल्यू जैसे जैसे फ्लक्चुएट करती है, जैसे जैसे चेंज होती है, फिर उसके आगे भी सेम उसी तरह इसके नेचर में, इसकी वैल्यूज में रिपीटिशन देखने को मिलता है। यहां से यहां तक साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, फिर लगातार नेगेटिव, फिर रिपीटिशन होगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और यही रिपीटिशन होता चला जाएगा। तो साइन थीटा अपने आप में किस तरह का फंक्शन है, रिपीटिटिव फंक्शन है। इसकी वैल्यूज का एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद बार 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 क्या होता है, रिपीटिशन होता है। ठीक वही चीज कॉस के साथ भी होता है।
कॉस के ग्राफ में बस इनिशियल पॉइंट ऐसे शुरू होता है, बाकी सारी चीजें वैसे ही होती है, मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका भी नेचर कैसा है, रिपीटेटिव। तो अगर ये किसी के डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में होंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी अपने आप में कैसा हो जाएगा, रिपीटेटिव। तो अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसके डिस्प्लेसमेंट का जो फंक्शन है वो साइन का या कोसाइन का फंक्शन होता है, तो उसमें बार बार रिपीटेशन होता है। यानी y की जो वैल्यू अभी हमें यहां पे मिल रही है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद ये ऑब्जेक्ट वापस से यहीं दिखाई देगा, फिर उस पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ये ऑब्जेक्ट वापस से यहीं दिखाई देगा, बार बार क्या होगा, रिपीटेशन होगा। तो इस तरह के मोशन को पीरियोडिक मोशन तो कहेंगे ही कहेंगे, बट मैथमेटिकल फॉर्म में अगर साइन या कोसाइन का वो फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो हार्मोनिक मोशन एक मैथमेटिकल टर्म है अगर डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन हो, साइन का या फिर कोसाइन का, तो मोशन को हम क्या बोल सकते हैं, हार्मोनिक मोशन। तो एसएचएम के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में सबसे पहली चीज आपने सीखी क्या, पीरियोडिक मोशन, और फिर आपने क्या समझा, हार्मोनिक मोशन। अब बढ़ते हैं आगे। अभी तक एसएचएम की कहीं कोई बात नहीं हुई है कि एसएचएम हम किसको कहेंगे, कोई ऑब्जेक्ट किस तरह का मोशन करेगा तो हम कह सकते हैं कि वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, अभी इसकी कोई बात नहीं हुई है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें जाना होगा पीछे, कहां, एक बड़ा प्यारा सा चैप्टर मिला था, सर्कुलर मोशन। एसएचएम के तार सर्कुलर मोशन से जुड़े हुए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो उसकी शैडो है, जो डायमीटर पर ऑस्किलेशन परफॉर्म कर रही है, अब उसके डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकालेंगे। तो आप चाहे तो हेडिंग भी बना सकते हो कि इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऊपर वाई पॉजिटिव, नीचे वाई नेगेटिव, इधर एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स नेगेटिव, ये मान लेते हैं पॉइंट ओ है। सपोज एट टी इक्वल टू 0 पे ये ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है वो यहां कहीं है पॉइंट ए पे। टी इक्वल टू 0 से इसका मोशन स्टार्ट होता है, तो t इक्वल टू टी टाइम पे यानी कुछ देर बाद मान लेते हैं ये a पॉइंट से यहां कहीं पहुंच जाता है p पॉइंट पे। सपोज इसकी एंगुलर स्पीड है ओमेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में याद है आपको v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, इसमें ओमेगा क्या होती है, एंगुलर स्पीड, ये एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड अगर ये ओमेगा है और t टाइम में अगर ये a पॉइंट से p पॉइंट पे पहुंच जाता है और सपोज ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है थीटा, तो जो फॉर्मूला होता है सिंपल, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला अगर हम इसमें लगाएं तो स्पीड की जगह लेंगे एंगुलर स्पीड, दैट इज ओमेगा, डिस्टेंस की जगह एंगुलर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, दैट इज थीटा, एंड टाइम t, यहां से हमें मिलेगा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। इसको याद रखना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, कहीं भी अगर थीटा को रिप्लेस करने की बारी आई तो हम थीटा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। तो अगर ये टी टाइम में यहां से यहां पहुंचता है, फिर से वैसे ही अगर इधर से लाइट लगा दें और अब की बार इस एक्सिस पे यानी कि वाई एक्सिस पे, डायमेट्रिक एक्सिस पे अगर इसकी शैडो को ऑब्जर्व करें तो ये यहां से यहां जाएगा, तो इसकी शैडो यहां से यहां पहुंचेगी। मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट है y, हमें इसी y के लिए इक्वेशन चाहिए। हमें किसका इक्वेशन चाहिए, y का। ये जो शैडो इसके डायमीटर पर ऑस्किलेशन परफॉर्म करेगी उसके डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन चाहिए, यानी y का इक्वेशन चाहिए। मान लेते हैं इस सर्कल की रेडियस है a, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, ये भी थीटा होगा। तो सिंपल ज्योमेट्री से अगर ये a है, ये एंगल थीटा है, तो इसका कंपोनेंट करेंगे तो आएगा a cos थीटा,
यानी ये डिस्टेंस होगी a cos थीटा, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज y, वो आएगा a sin थीटा। तो बाय सिंपल ज्योमेट्री यू कैन राइट y इज इक्वल्स टू a sin थीटा, और y इज इक्वल्स टू a sin, अभी थीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, कितनी आई थी, ओमेगा t। ये है ऑस्किलेशन परफॉर्म करने वाले इस ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। अभी भी हम SHM वर्ड यूज नहीं कर रहे, अभी भी मैं यही कह रहा हूं कि ऑस्किलेशन परफॉर्म करने वाले ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, क्योंकि SHM अभी थोड़ी देर बाद बोलेंगे, SHM में कुछ खास कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को जब पढ़ लेंगे तब हम सर्टेनली कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट SHM परफॉर्म करता है। वैसे मैं बता रहा हूं आपको कि SHM परफॉर्म करता है, और SHM का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बट अभी SHM वर्ड यूज नहीं करते। y इज इक्वल्स टू क्या इक्वेशन मिला हमें, a sin ओमेगा टी। बताओ अच्छा, इसमें साइन दिख रहा है ना आपको, तो इसको क्या हम हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यानी ये जो शैडो है ये इस डायमेट्रिक एक्सिस पे हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, तो बार बार इसमें रिपीटिशन भी होगा। कोई भी इक्वेशन जब हमें मिलता है तो उसका पूरा पोस्टमार्टम करना चाहिए, तो यहाँ इस डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन का भी हम पोस्टमार्टम करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करके इस तरह से फिगर बना के ये लिख लेना आप। उसके बाद देखो इसमें आपको क्या क्या समझना है। नोट नंबर 1, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी में सबसे पहले क्या समझना है, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी से y फंक्शन है किसका, टाइम का। साइन का तो फंक्शन है ही है, बट और डिटेल में जाएं तो y फंक्शन है किसका, टाइम का। यानी ये डिस्प्लेसमेंट टाइम डिपेंडिंग फंक्शन है। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे y की वैल्यू भी चेंज होगी, और टाइम की वैल्यू फिक्स तो रह नहीं सकती। जैसे ही मोशन शुरू हुआ वैसे ही टाइम की वैल्यू चेंज होने लगेगी, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो टाइम जैसे जैसे चेंज होगा, टाइम फंसा हुआ है साइन के एंगल में। ये पूरा ओमेगा टी क्या है, यह है एंगल किसका, साइन का। तो टी की वैल्यू अगर चेंज होगी लगातार तो साइन का एंगल चेंज होगा, साइन का एंगल चेंज होगा तो साइन की वैल्यू चेंज होगी, और वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू भी चेंज होगी। इट मींस जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे इसका डिस्प्लेसमेंट वेरी करेगा, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। इट मींस ये बॉडी मोशन में है। ये इक्वेशन देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि बॉडी किस में है, मोशन स्टेट में है, और इसका y लगातार क्या होगा, चेंज होगा। बट साइन का जो ग्राफ होता है, अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था कि साइन का जो ग्राफ है वो पीरियोडिक इन नेचर होता है, उसकी वैल्यू बार बार अपना रिपीटेशन करती है। तो अगर साइन का जो नेचर है, इसका जो कैरेक्टर है वो रिपीटिटिव है, तो डिस्प्लेसमेंट भी अपने आप में रिपीटिटिव होगा। और वैसे भी आप देख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ से यहाँ आएगा, फिर वापस यहाँ आएगा। ये हुआ एक ऑस्किलेशन, और यही बार बार रिपीट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अपने आप में किस तरह का फंक्शन है, हार्मोनिक फंक्शन है, दैट इज रिपीटिटिव फंक्शन है। तो नोट नंबर 1 में ये लिख लेना कि y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी से y किसका फंक्शन है, टाइम का। दूसरा नोट नंबर 2 देखते हैं। इफ t इज इक्वल्स टू 0, t इक्वल टू 0 होगा तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, हमें y की भी वैल्यू मिलेगी 0। यानी t इक्वल टू 0 पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट, जो कि यहां शैडो है, उसकी अंतरात्मा है, वो कहां से अपना मोशन स्टार्ट करेगी, O पॉइंट से। बट जरूरी नहीं कि हमेशा ऑस्किलेशन या SHM करने वाली बॉडी O पॉइंट से ही अपना मोशन शुरू करे। अगर इसका मोशन हम यहां से स्टार्ट करें तो इसकी शैडो भी यहां से मोशन स्टार्ट करेगी, यानी SHM किसी भी पॉइंट से या ऑस्किलेशन किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो सकता है। बट फिलहाल यही इक्वेशन लेके चलते हैं, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग t इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। यानी इसके शैडो का जो मोशन है वो एकदम पॉइंट O से स्टार्ट होगा। उसके बाद नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ किसके किसके बीच में, t और y के बीच में। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो इसका ग्राफ बनेगा वो तो साइनोसॉइडल ही होगा, इस तरीके से जैसे साइन थीटा का ग्राफ होता है। साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू +1 तो y की मैक्सिमम वैल्यू +a, मिनिमम वैल्यू -1 तो y की मिनिमम वैल्यू नहीं, ये जो -a वाली वैल्यू आएगी वो दूसरे साइड मैक्सिमम वैल्यू ही कही जाएगी। यानी इस डायरेक्शन में y की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है,
जब ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा तो उसकी शेडो यहां से यहां पहुंचेगी, यानी इसका पूरा डिस्प्लेसमेंट 1 इक्वल होगा या +1 इक्वल। फिर वैसे ही जब ये यहां से यहां पहुंचेगा तो इस साइड अगर हम देखें तो ये जब यहां इसकी शेडो पहुंचेगी तो नीचे की साइड इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो आएगा -a। तो ये चाहे तो आप यहां पे +a और यहां पे -a मार्क कर सकते हैं। यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है, इस टाइम को हम बोलेंगे टाइम पीरियड, और इस टाइम में इसका जो डिस्प्लेसमेंट जिस तरीके से वेरी कर रहा है, फिर बार बार उसका रिपीटेशन होगा। आप आराम से इसको पार्ट बाय पार्ट भी एनालाइज कर सकते हैं। अगर यहां से यहां तक देखें तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, मैक्सिमम +a तक पहुंच गई। फिर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू घटेगी 0 हो जाएगी। फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते मैक्स -a तक पहुंचेगी और फिर घटते घटते वापस से 0 हो जाएगी। तो यहां भी देखो, यहां भी तो वही चीज हो रहा है। इसका डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते +a तक पहुंचेगा। फिर जब ये वापस ऐसे ऑस्किलेटरी मोशन करता हुआ नीचे आएगा तो डिस्प्लेसमेंट y की वैल्यू लगातार घटेगी, घटते घटते 0 हो जाएगी। फिर जब ये इधर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वंस अगेन अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते -a तक पहुंचेगी। फिर उसके बाद घटते घटते वापस से 0 हो जाएगी। तो ये हुआ वन ऑस्किलेशन, और ये वन ऑस्किलेशन में इसके डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन, और यही वेरिएशन बार बार रिपीटेटिव इन नेचर होगा, क्योंकि ये हार्मोनिक फंक्शन है। इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। ये ग्राफ जरूर से बना लेना। यहां से लेके यहां तक का टाइम एक टाइम पीरियड कहलाता है और इसी का बार बार रिपीटेशन होता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। y = a sin ωt का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। फिर नोट नंबर 4 में आपको क्या लिखना है? फ्रॉम y = a sin ωt, y मैक्स की वैल्यू क्या होगी? सिंस ये डिस्प्लेसमेंट है, हम ऊपर भी डिस्प्लेसमेंट लेंगे और नीचे भी डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो y मैक्स होगा +-a, ऊपर की साइड में +a और नीचे की साइड में -a। इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को जो ये ऑस्किलेशन परफॉर्म करने वाला ऑब्जेक्ट इस मिड पॉइंट O से चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट ये लाता है, इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इस +-a को हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन आइदर साइड, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड। तो y के बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि y हार्मोनिक फंक्शन है, रिपीटेटिव इन नेचर होगा, टाइम का फंक्शन है, कैसा ग्राफ बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये सारा कुछ क्लियर हो गया आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें वेलोसिटी का इक्वेशन निकालते हैं। तो यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी? ऑस्किलेशन परफॉर्म करने वाले शैडो की वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी दो तरीके से निकाली जा सकती है। मैं दोनों मेथड बताता हूं आपको। फिर से ये x ये y, इस पॉइंट को पॉइंट मान लेते हैं। अभी पहले वाले डायग्राम में आपको याद होगा t = 0 पे ऑब्जेक्ट यहां था और t टाइम के बाद यहां पहुंच गया। ये एंगल है थीटा, इसकी एंगुलर स्पीड है ओमेगा, इस सर्कल की रेडियस मान लेते हैं a, तो थीटा = हमें मिला था ω/t, और जो सर्कल की रेडियस है वो यहां कितनी ले रखी है हम लोगों ने? a। अब देखो इसमें अभी हम लोगों ने इस y का इक्वेशन निकाला है। y का इक्वेशन क्या मिला था? y = a sin ωt। ये है आपका मेथड नंबर 1, क्या निकालने का? वेलोसिटी। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचेगा तो उसकी शैडो यहां से यहां पहुंचेगी। इसकी वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, इसको VC मान लेते हैं, V इन सर्कुलर मोशन। इसकी वेलोसिटी यहां होगी, ये तो अभी ऊपर ही जा रहा है ना, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर होगी, इसको सिंपली V लिख लेते हैं।
अब देखो जो पहला तरीका है वो क्या है, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी कैसा निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट का अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएशन कर दें, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो सिंपली इसका डी वाई बाई डी टी करते हैं। इसमें a कांस्टेंट है, सर्किल की रेडियस कांस्टेंट, a बाहर आ गया। यहां करेंगे डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। तो बहुत बेसिक सा डिफरेंशिएशन है। बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। डी वाई बाई डी टी को v लिख दें, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट, वेलोसिटी। ये कितना आया a, इसका जो डेरिवेटिव है वो आएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओमेगा भी बाहर आएगा ना, और साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, इसमें कोई डाउट नहीं है। v इज इक्वल्स टू ओमेगा को बाहर ले लेते हैं और a को ले जाते हैं भीतर, a कॉस ओमेगा टी। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें चाहे तो आप यहाँ पे भी इसको डब्बे में बंद कर सकते हैं, बट इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं। एक तो चलो ऐसे कर लेते हैं, पहले v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक ये लिख लेते हैं। ध्यान देना, यहाँ से हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी भी किसका फंक्शन है, टाइम का। यानी जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होगी, इट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कब चेंज होती है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को चेंज करता है। अगर वेलोसिटी के चेंज को हम इफेक्ट बोलें तो कॉज क्या है, कॉज होता है फोर्स। बिना फोर्स लगे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। यानी पक्का है इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स भी लग रहा होगा। अब इस फोर्स को बाद में देखेंगे। और फोर्स अगर लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा, और एक्सेलरेशन लग रहा होगा तभी इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। तो अगला कॉन्सेप्ट वही है एक्सेलरेशन का, बट अभी फिलहाल वेलोसिटी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक तो इक्वेशन ये हो गया। अब इसमें और क्या कर सकते हैं हम, इसमें देखो दूसरा इक्वेशन थोड़ा इससे इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, v इज इक्वल्स टू ओमेगा को बाहर ले लेते हैं और a कॉस ओमेगा टी को एक साथ कर लेते हैं। v इज इक्वल्स टू ओमेगा, इसको ऐसे लिखते हैं स्क्वायर रूट a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कोई डाउट, ओमेगा a स्क्वायर, इसको ऐसे लिखें 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। v इज इक्वल्स टू ओमेगा, इस a स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे लिखा है a साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर। और a साइन ओमेगा टी याद करो क्या होता था, ये होता था डिस्प्लेसमेंट दैट इज y। तो ये हमें वेलोसिटी का एक और इक्वेशन मिला, v इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। यहां से हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी y का भी फंक्शन है, यानी टाइम बीतने के साथ भी वेलोसिटी बदलेगी और डिस्प्लेसमेंट जैसा जैसा चेंज होगा, यानी अलग अलग पोजीशंस पे भी इसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी। यहाँ वेलोसिटी कुछ और होगी, यहाँ वेलोसिटी कुछ और होगी, यहाँ वेलोसिटी कुछ और होगी, बढ़ेगी घटेगी भी बाद में देखेंगे। बट ये कह सकते हैं हम इस इक्वेशन से कि वेलोसिटी किसका फंक्शन है, y का, यानी डिस्प्लेसमेंट का। ये हुआ पहला मेथड। पहले मेथड से हम लोगों ने वेलोसिटी के दो इक्वेशंस निकाले, एक किसका फंक्शन, टाइम का, दूसरा किसका फंक्शन, y का। अब देखते हैं मेथड नंबर 2 और देखते हैं उससे भी सेम इक्वेशन आता है कि अलग इक्वेशन आता है। मेथड नंबर 2, देखो एक ऑब्जेक्ट है ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, किस स्पीड से, vc स्पीड से। अच्छा ये बताओ v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा वाला फॉर्मूला पढ़ा था आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो अगर लगाएं इस ऑब्जेक्ट के लिए तो इसकी स्पीड कितनी है vc, रेडियस कितना है a और एंगुलर स्पीड कितनी है ओमेगा। तो vc इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा a ओमेगा। ठीक, हमें लेकिन इसकी वेलोसिटी निकालनी है। क्या इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी का आपस में कोई कनेक्शन है? बिल्कुल है। ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसी ऑब्जेक्ट का शैडो है।
तो इसकी वेलोसिटी का ही एक कंपोनेंट, इसकी वेलोसिटी का ही एक पार्ट इसकी वेलोसिटी होगी। ये इसकी अंतरात्मा है, तो इसकी वेलोसिटी से ही इसकी वेलोसिटी डिसाइड होगी। तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है। अगर इसकी वेलोसिटी का हम इस डायरेक्शन में यानी अलोंग y कंपोनेंट कर दें, तो ये जो कंपोनेंट है यही वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी होगी। इसमें कोई डाउट? जैसे देखो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी वेलोसिटी है v, तो अभी यहां है, कुछ देर बाद यहां पहुंचेगा, कुछ देर बाद यहां पहुंचेगा, आगे जाएगा। मान लो ये एंगल है थीटा, अगर इधर से हम लाइट लगा दें और इस एक्स एक्सिस पे इसकी शेडो को ऑब्जर्व करें, तो जब ये पार्टिकल यहाँ होगा उसकी शेडो यहाँ बनेगी, जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा उसकी शेडो यहाँ बनेगी, ये इधर जाएगा तो इसकी शेडो इधर जाएगी। इसमें कोई डाउट? स्लोमो में देखो ऐसा कुछ होगा। तो अगर कोई पूछे कि इसकी वेलोसिटी तो v है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी शेड होगी, तो हम क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे। वो कितना आएगा, v cos थीटा, जो कि v से कम होगा, v से छोटा होगा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। तो कोई कहे कि इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो हमने क्या किया, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया। वैसे ही अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ vc है और कोई पूछे कि इसके शैडो की वेलोसिटी क्या होगी, तो हमें इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना होगा, और ये जो कंपोनेंट है यही v के इक्वल होगा। अब कंपोनेंट कैसे करेंगे? कंपोनेंट करने के लिए क्या चाहिए होता है, एंगल चाहिए होता है। उसके लिए मैंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जब इंक्लाइंड प्लेन मैंने पढ़ाया था, तो एक बड़ा छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था। वो क्या था कि जो एंगल, ध्यान से सुनना अगर नहीं पढ़े हो पहले कभी, तो जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही एंगल उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के भी बीच में होता है। बताओ, अच्छा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसका परपेंडिकुलर ये वर्टिकल हुआ, ये लाइन है एक इंक्लाइंड लाइन मान लो या रेडियल लाइन मान लो, इस रेडियल लाइन के टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये VC है, तो इस लाइन का परपेंडिकुलर ये हुआ, इस रेडियल लाइन का परपेंडिकुलर ये टेंजेंशियल लाइन होगा। तो अगर इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल थीटा है, तो इनकी म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल भी थीटा ही होगा। तो इसका अगर इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करें तो क्या आएगा, VC cos थीटा, यानी V की जो वैल्यू है वो होगी VC cos थीटा, और VC की वैल्यू हम लोगों ने पहले ही निकाल ली है, A ओमेगा, cos थीटा की वैल्यू ओमेगा t। यहां से बताओ, अच्छा वही इक्वेशन आ रहा है, इसको फिर जैसे स्क्वायर रूट लगा के हम लोगों ने कितना निकाला था, v इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी चाहे मेथड 1 से देखें चाहे मेथड 2 से देखें, इक्वेशन यही मिलेगा। एक मिलेगा टाइम का फंक्शन और एक मिलेगा डिस्प्लेसमेंट यानी y का फंक्शन। अब इसकी वेलोसिटी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, इसके एक एक माइन्यूट डिटेल को अच्छे से समझते हैं। तो पहले मैं दोनों इक्वेशन लिख देता हूं। पहला इक्वेशन हमें क्या मिला, v इज इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t। दूसरा इक्वेशन क्या मिला, दूसरा इक्वेशन मिला v इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो नोट नंबर 1, सबसे पहले अगर यहां से हम v वर्सेस t एक ग्राफ ड्रॉ करें, यानी टाइम के चेंज होने के साथ इसकी वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, तो जैसा ग्राफ cos थीटा का बनता है वैसा ही ग्राफ बनेगा, बस मैक्सिमम वैल्यू प्लस ए ओमेगा और अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ए ओमेगा होगी। तो cos थीटा का ग्राफ यहां से शुरू होता है ऐसे, ये वैल्यू प्लस ए ओमेगा, ये वाली वैल्यू माइनस ए ओमेगा, यानी आप चाहे तो यहां से लिख सकते हैं कि v मैक्स होगा प्लस माइनस ए ओमेगा। यानी कोई पूछे कि ऑस्किलेशन परफॉर्म करने वाले इस शैडो की मैक्सिमम स्पीड बताओ, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, ए ओमेगा। वेलोसिटी के टर्म्स में अगर बोलें तो प्लस माइनस ए ओमेगा, यानी ऊपर जा रहा होगा तो डायरेक्शन प्लस ए ओमेगा और नीचे आ रहा होगा तो डायरेक्शन माइनस ए ओमेगा। न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी, ए ओमेगा। इसमें कोई डाउट?
कहां होगी ये देखते हैं। अगर t इक्वल टू 0 इसमें पुट किया जाए या इसमें y इक्वल टू a पुट किया जाए, y इक्वल टू a नहीं सॉरी, y इक्वल टू 0 पुट किया जाए, तो हमें यहां से भी v इक्वल्स टू प्लस माइनस a ओमेगा मिलेगा, और t इक्वल टू 0 अगर हम पुट करें तो यहां भी हमें v इक्वल्स टू a ओमेगा मिलेगा। यानी नोट नंबर 2 में अगर हम देखें तो टाइम वाइज इफ t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 एकमात्र टाइम नहीं है। t इक्वल टू 0 पर याद है पोजीशन कहां होती थी ऑब्जेक्ट की, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t से t इक्वल टू 0 पुट करने पे y की वैल्यू कितनी आती थी 0, यानी मीन पोजीशन, बीच वाला पॉइंट। t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट यहां होता है, और t इक्वल टू 0 अगर यहां हम पुट करें इस वाले इक्वेशन में तो v की वैल्यू हमें मिलेगी a ओमेगा, यानी मैक्सिमम। यानी जब ऑब्जेक्ट यहीं होता है तो ही उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। उसके बाद यहीं इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्स होगी, v मैक्स। यानी जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, जैसे किसी ने ब्रेक लगा दिया हो, ऐसे ऊपर जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी से, उसके बाद इसकी स्पीड लगातार कम होते 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 फाइनली यहां पे 0 हो जाएगी। उसको भी अभी मैथमेटिकली देखेंगे। तो t इक्वल टू 0 पर v इज इक्वल्स टू a ओमेगा हमें मिलेगा। ये टाइम एकमात्र टाइम नहीं है, टाइम की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी तो जब जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा तब तब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। एक तो अभी t इक्वल टू 0 पे मिल रही है, फिर जब ये यहां से वापस यहां आएगा तो फिर से इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी अपोजिट डायरेक्शन में, फिर जब नीचे से यहां आएगा तब एक बार फिर से इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ऊपर की डायरेक्शन में, और ये प्रोसेस बार 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 रिपीट होता रहेगा। तो एक तो ये क्लियर हो गया। यहां t इक्वल टू 0 और बहुत सारे टाइम होंगे, टाइम को छोड़ते हैं, पोजीशन समझते हैं कि ऑस्किलेशन परफॉर्म करने वाले इस ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम वेलोसिटी कहां मिल रही है। तो मिल रही है मीन पोजीशन पे, या ठीक बीच वाले पोजीशन पे, या इस फिगर में ओ पोजीशन पे। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगले नोट में नोट नंबर 3, इसमें अगर y की वैल्यू हम 0 पुट करें, इफ वी पुट y इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से देखो v की वैल्यू क्या मिलेगी। पहली बात तो मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि a स्क्वायर में से ये माइनस हो रहा है, तो मैक्सिमम कब मिलेगा, जब कुछ भी माइनस ना हो, यानी y की वैल्यू क्या हो जाए 0। जब y की वैल्यू 0 होगी तो हमें v की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट आप लोगे तो प्लस माइनस a मिलेगा, यानी v मैक्स मिलेगा प्लस माइनस a ओमेगा। ऊपर जाएगा तो प्लस a ओमेगा, और नीचे आएगा तो भी हमें v मैक्स मिलेगा कितना, माइनस a ओमेगा। पोजीशन इंपॉर्टेंट है, पोजीशन को पकड़ो कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहां मिल रही, कहां मिलेगी, ठीक बीच वाले पॉइंट पे। इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद देखो अगले नोट में कौन सा है, नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 में इफ यू पुट y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a, बहुत ही ध्यान से देखना। इस इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू प्लस a पुट करें या y की वैल्यू माइनस a पुट करें, प्लस a पुट करेंगे तो भी a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, और अगर माइनस a पुट करेंगे तो भी माइनस a का स्क्वायर दैट इज प्लस a स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0। यानी बोथ द केसेस v की वैल्यू हमें मिलेगी 0। और किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के 0 होने का मतलब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में आ गया, रुक गया। और कहां रुक रहा है, प्लस a या माइनस a पे। y की वैल्यू प्लस a कहां होगी, यहां, और माइनस a कहां होगी, यहां। यानी किनारों किनारों पर, एक्सट्रीमिटीज पे, ऊपर की साइड एकदम किनारे और नीचे की साइड एकदम किनारे, यहां पर ऑब्जेक्ट रुक जाता है। तो यहां वेलोसिटी मैक्सिमम, उसके बाद वेलोसिटी लगातार घटेगी, घटते 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 फाइनली 0 हो जाएगी। ठीक वैसे ही नीचे की साइड जब आएगा तो ओ पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, न्यूमेरिकल वैल्यू a ओमेगा होगी, वेलोसिटी के टर्म्स में माइनस a ओमेगा लिखेंगे। फिर जैसे जैसे नीचे जाएगा इसकी वेलोसिटी यहां सबसे ज्यादा है, फिर वेलोसिटी घटेगी और घटेगी और घटेगी और घटेगी, और यहां फाइनली क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो कोई पूछे कि वेलोसिटी 0 कहां होती है, तो एक्सट्रीमिटीज पे, किनारे किनारे के पॉइंट्स पे, या प्लस a पे और माइनस a पे। कोई पूछे कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहां होती है, तो मिड पॉइंट पे या मीन पोजीशन पे या ओ पॉइंट पर। इस फिगर के अनुसार कितनी होती है, तो प्लस a ओमेगा ऊपर की साइड और नीचे की साइड माइनस a ओमेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वेलोसिटी भी धीरे 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 हमें क्लियर हो रही है। अब अगर इसमें एक बार और इसका एनालिसिस कर लेते हैं, इस फिगर को ऐसे बनाएं, मतलब
O पॉइंट यहाँ ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, A पॉइंट यहाँ ले लेते हैं और B पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। ये फिगर भी आप अपने नोटबुक में बना लेना। यहाँ पे वेलोसिटी हमें क्या मिली, मैक्स, कितनी मिली, प्लस ए ओमेगा। उसके बाद वेलोसिटी लगातार क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीज होते 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 यहां पे v क्या हो जाएगा, 0। यहां पे y की वैल्यू क्या है, प्लस ए। फिर यही पार्टिकल रुक नहीं जाता, हमेशा नहीं रुका रहता, फिर वापस भी आता है। क्यों, क्योंकि इस पे लगातार फोर्स लगता रहता है। अगली एनालिसिस उसी की करेंगे। फिर जैसे ही वापस आएगा इसकी स्पीड बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते यहां पे पहुंचते पहुंचते मैक्स हो जाएगी। ये भी है v मैक्स, इतना माइनस ए ओमेगा। उसके बाद इस डायरेक्शन में जाते हुए भी इसकी वेलोसिटी लगातार घटेगी, घटते 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 यहां पे भी इसका v क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से इसका ऑस्किलेशन परफॉर्म होगा। वेलोसिटी मैक्सिमम यहां होगी और मिनिमम या फिर 0 कहां होगी, एक्सट्रीमिटीज पर, किनारे के पॉइंट्स पर। एक इक्वेशन ये याद रखना, एक इक्वेशन ये याद रखना। ये वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी का यूज ज्यादा होगा न्यूमेरिकल्स वगैरह में। तो ये है इसके वेलोसिटी का एनालिसिस। तो इस वीडियो में भी, ये पहली वीडियो है, इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम इसके एक्सेलरेशन का एनालिसिस करेंगे, एसएचएम की कंडीशंस देखेंगे कि एसएचएम की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो एसएचएम की 3 कंडीशंस होती हैं कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करते हुए। जब उन तीनों कंडीशंस को फुलफिल करेगा, कंडीशन नंबर 1 फॉलोड, कंडीशन नंबर 2 फॉलो कर रहा है, कंडीशन नंबर 3 फॉलो कर रहा है, तो ही हम उस पर स्टैंप लगा सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। रटना नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट समझना है। कोई पूछे कि भाई एसएचएम का एग्जाम्पल बताओ, तो आप 1-2 एग्जाम्पल दे सकते हैं, बट आप बोलेंगे भाई कोई एग्जाम्पल मुझे दो, पहले मैं उसमें जो कंडीशंस है वो कंडीशंस अप्लाई करेंगे। अगर कंडीशन नंबर 1 फॉलो कर रहा है, कंडीशन नंबर 2 फॉलो कर रहा है, कंडीशन नंबर 3 फॉलो कर रहा है, तो ही हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एसएचएम परफॉर्म करेगा। अगर उन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन वायलेट हुई तो हम बोलेंगे कि ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट एसएचएम परफॉर्म नहीं कर रहा है। फिर एक्सेलरेशन के इक्वेशन से ही हम इसमें टाइम पीरियड का इक्वेशन निकालेंगे, कुछ उसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, और फिर एसएचएम के एग्जांपल्स लेंगे, जैसे पेंडुलम का एग्जांपल, स्प्रिंग का एग्जांपल, अर्थ के आर पर अगर कोई टनल खोद दी जाए, उसमें कोई ऑब्जेक्ट छोड़ दिया जाए तो उसका एग्जांपल, और फिर आगे बढ़ेंगे। चलो फिर इस वीडियो में यहीं तक के लिए रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहना।